हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के सेट नंबर 2 के 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, और यह जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है संविधान में जोड़ा गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार। और यहाँ से मूल कर्तव्यों से प्रश्न आता है कि मूल कर्तव्य जो है संविधान के किस भाग में है। तो भाग 4 के क में है। और अगर अनुच्छेद का बात किया जाए तो अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्यों को रखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना किसका विषय है। तो आर्थिक योजना जो है यह विषय है समवर्ती सूची का। और यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि समवर्ती सूची जो है यह किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो 7वीं अनुसूची में 3 तरह का प्रावधान किया है, जो जिसमें कि 3 तरह की सूचियों का प्रावधान किया गया है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची का। तो यह जो आर्थिक योजना है यह समवर्ती सूची का विषय है। और समवर्ती सूची पर जो कानून बनाती है सरकार, उसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती है। केंद्र प्लस राज्य दोनों जो है समवर्ती सूची में कानून बनाता है, मगर केंद्र सरकार का कानून ज़्यादा मान्य होता है। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे। तो पहले जो है विषयों की संख्या 47 था, और अब वर्तमान में जो है विषयों की संख्या समवर्ती सूची में 52 है। ये करंट का है वर्तमान में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो है भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। ठीक है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के किस भाग में है। तो इनका वर्णन जो है भाग 4 में है। और अगर आपसे इसका अनुच्छेद पूछ लिया जाए कि इस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो संबंध है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह जो है अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो संबंध है अनुच्छेद के तहत वो है 36 से 51 और भाग 4। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संविधानेतर संस्था है। तो यह है योजना आयोग। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो योजना आयोग का जो गठन है वह 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। और इनके जो अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह होता है प्रधानमंत्री, पीएम जिसको हम लोग बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और योजना आयोग का जो स्थान अब ले लिया है नीति आयोग ने। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आता है कि योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने कब लिया। तो वह जो है होगा 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का जो स्थान है वह नीति आयोग ने ले लिया 2015 से। और इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। तो यह होगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। तो यह है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति के संबंध में इसका जो नियुक्ति होता है वह राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद के तहत। तो अनुच्छेद 148 से
151 के तहत जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किया जाता है, अनुच्छेद 148 से 151 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो यह है 7वां और 31वां, ठीक है, जो कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है, संशोधन 7वां और 31वां। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अस्पृश्यता का जो संबंध है संविधान के अनुच्छेद 17 से है। अस्पृश्यता का जो अंत है वह संविधान के अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह जो है अनुच्छेद 48 के ए से संबंधित है, यानी 48 का क से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? तो यह है 6 माह, यानी 6 माह के अंतर जो है इसको राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है, जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता? तो वह है आत्महत्या। अब आत्महत्या नहीं, मर जाने के बाद तो दंड का कोई ऑप्शन ही नहीं आता है, तो इसका आंसर होगा आत्महत्या। अगला है, योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करता है प्रधानमंत्री। और अभी मैंने बताया था कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो एक बार बैक होकर के देख सकते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष का जो है कार्यभार कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? यानी राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में हम जानते हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसमें से 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित जो है राज्य बनाया था राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत। और इसका जो गठन हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग का, यहाँ पे हम गठन लिख रहे हैं, गठन जो है 1953 में हुआ था, गठन राज्य पुनर्गठन आयोग का 1953 में। और इनके जो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष का नाम है फजल अली। ध्यान रखिएगा, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष जो है उस समय फजल अली था, यानी फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था 1953 में हुआ था। और इसके तहत जो है 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य का निर्माण किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उद्देशिका में शामिल नहीं है? तो भारत के उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न दिया गया है, मगर ये लोक कल्याण जो है उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं या किए जाते हैं? तो राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश जो है वह राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। तो यहाँ पे विधानसभा आया है, तो विधानसभा से भी कुछ प्रश्न हो जाता है कि विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल जो है वह 5 वर्षों का होता है। विधानसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और निर्वाचित होने की आयु जो होती है विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन की आयु वह होता है 25 वर्ष, यानी कि निर्वाचन करने की जो सदस्य के जो निर्वाचन होने का जो आयु होगा, उम्र होगा, वो होगा 25 वर्ष। ठीक है, तो विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके आदेश पर किसके द्वारा किए जाते हैं? तो वह है राज्यपाल। और इनका कार्यकाल विधानसभा का होता है 5 वर्ष का। और विधानसभा में सदस्यों के निर्वाचन की जो आयु होती है वह होती है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो बात राज्य की है, तो राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और यहाँ से राज्यपाल से भी क्वेश्चन बनता है कि राज्यपाल का जो संबंध है वह किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल का संबंध जो है वह अनुच्छेद 153 में है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लेकिन राज्यपाल का जो कार्यकाल है वह राष्ट्रपति के परिसाद पर्यंत या फिर इच्छानुसार होता है। राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के इच्छानुसार यानी कि परिसाद पर्यंत, लेकिन वे नियुक्त होते हैं 5 वर्ष के लिए। ठीक है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है।
राष्ट्रपति। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है संविधान की अनुसूची 6 में किस राज्य संविधान की अनुसूची 6 जो है किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो संविधान की अनुसूची 6 में जो कुछ राज्यों का प्रावधान किया गया है तो उनका नाम है असम, मेघालय, त्रिपुरा और एक आता है मिजोरम। ठीक है, संविधान के अनुसूची 6 में जो वर्णन है वह है 4 राज्यों का वर्णन है। पहला है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, लेकिन इसमें मणिपुर का नाम नहीं आता है। तो यह जो संविधान का अनुसूची 6 है वह मणिपुर राज्य में लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा जो है यह सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लिया है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि लिखित संविधान तो हो गया आपका यूएसए का जो कि लिखित संविधान है, लेकिन कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि अलिखित संविधान किसका है? तो अलिखित संविधान का अगर हम बात करें तो अलिखित संविधान जो है वह है ब्रिटेन का। अलिखित संविधान की चर्चा जो है वह है ब्रिटेन से। ठीक है, और अगर बात भारत की करें कि भारत का संविधान कैसा है, तो भारत के संविधान के बारे में अगर हम बात करें तो भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, भारत का जो संविधान है वह है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, और लिखित संविधान के रूप में यूएसए, अलिखित संविधान के रूप में ब्रिटेन। ठीक है, और भारत के बारे में अगर चर्चा हो तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। अगला है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो संसदीय शासन प्रणाली जो है सबसे पहले ब्रिटेन में विकसित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? तो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है ऑप्शन के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में जो नागरिकता है वह एकल नागरिकता है। ठीक है, भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है अध्यक्षात्मक शासक का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो प्रेसिडेंशियल शासक का उदय जो है सबसे पहले यूएसए में हुआ था। अगला प्रश्न है संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है? तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वह प्रधानमंत्री के पास होता है, जबकि नाममात्र कार्यपालिका शक्ति की अगर बात किया जाए तो वह है राष्ट्रपति, और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का बात किया जाए तो वह है प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो यहाँ पे वास्तविक है तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रहते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि राज्यपाल जो है नियुक्ति राज्यपाल की राष्ट्रपति करता है 5 वर्ष के लिए, लेकिन उस जो है कार्य जो है उनका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होता है, यानी राष्ट्रपति के इच्छानुसार होता है। अगला प्रश्न है जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो जिला पर कलेक्टर जो है वह संभागायुक्त के अंतर्गत जो है कार्य करता है। संभागायुक्त का मतलब होता है कमिश्नर, यानी कि ये जो जिला कलेक्टर है वो कमिश्नर के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, संभागायुक्त का मतलब होता है कमिश्नर। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में, यानी इसका आंसर तो पहले संभागायुक्त ही होगा। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो प्राथमिक शिक्षा का जो है प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है अनुच्छेद 350 के ए में। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं वह जो है मंत्रिपरिषद के अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है, यानी इसका आंसर होगा डी नंबर। अब यहाँ पे बात लोकसभा की हो रही है, तो लोकसभा का गठन जो है वो कब हुआ था? तो लोकसभा का गठन जो है वह 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था। यहाँ पे लिख रहे हैं 17 अप्रैल 1952। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था, और इसका जो है इसमें सदस्य की जो आयु होती है, लोकसभा सदस्य बनने की जो आयु होती है, सदस्यों की आयु होती है 25 वर्ष। सदस्य बनने की आयु 25 वर्ष होती है। ठीक है, और लोकसभा का जो संबंध है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा का संबंध जो है संविधान के अनुच्छेद 81 में वर्णित है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन था, भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग करता है, तो वह है मंत्रिपरिषद। और इसका जो लोकसभा का गठन होता है वह हुआ है 17 अप्रैल 1952 को। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 81 के तहत। और इसके जो सदस्य की जो आयु होती है वो होती है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी जो हैं वो होता है भारत के मंत्रिमंडल सचिव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा सर्वप्रथम 2003 में जोड़ी गई? तो भारत के संविधान के 8वें अनुच्छेद में 8 भाषाएं जोड़ी गई थी। पहले 14 था, बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई, लेकिन बात यहाँ 2003 की हो रही। तो 2003 में यानी कि 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत 4 भाषाएं जोड़ी गई। ध्यान रखिएगा, 4 भाषाएं। और वो 4 भाषा कौन कौन है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर भी हम यहाँ पे एक बार मेंशन करते हैं। पहला है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषा को जो है संविधान के 8वें अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत जोड़ा गया। तो इस हिसाब से आपका आंसर होगा यहाँ पे संथाली, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आंसर होगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? तो वह है अनुच्छेद 338 का ए। आपका आंसर 338 का ए होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है संविधान अनुच्छेद के 19 के 1 या फिर क में है। और यहाँ से एक प्रश्न और आता है कि बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो बोलने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 के 1 में दिया गया है, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता जो है वह अनुच्छेद 19 के 1 के अंतर्गत दिया गया है। अगला है, लोकसभा में राज्यों का किस आधार पर सीटों का आवंटन होता है? तो लोकसभा में राज्यों को जो है सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो यह तो बात हो गई सर्वोच्च न्यायालय की योग्यता का। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो योग्यता है वह है हाईकोर्ट का कम से कम 5 साल का जज हो, 5 ईयर का जज होना चाहिए। या फिर 5 साल का अगर जज नहीं है तो 10 वर्ष का उसको हाईकोर्ट का जो है कम से कम एक या एक से अधिक हाईकोर्ट का 10 वर्ष का वकील होने का जो है उसको नॉलेज होना चाहिए। 10 वर्ष का वकील होने का अनुभव होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है दिया हुआ है, एडवोकेट होना चाहिए कितने वर्ष का? तो मैंने बताया कि 10 वर्ष का वकील होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी। या तो 5 वर्ष का जज हो या फिर 10 वर्ष का वकील का अनुभव रहा हो किसी भी एक से अधिक उच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो फिर से अभी मूल कर्तव्य की चर्चा हो गई। तो मूल कर्तव्यों को संविधान के 42वें संविधान संशोधन के तहत, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है स्वर्ण सिंह की अनुमति पर जोड़ा गया है संविधान में। ठीक है, और अनुच्छेद भी मैंने बताया कि 4 का क और भाग 4 का क और अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। ठीक है, अगला है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जो है केसी व्हीयर ने कहा है। केसी व्हीयर ने जो है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। अगला है, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज का सर्वप्रथम सिफारिश किया है? तो त्रिस्तरीय राज्य का सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। और त्रिस्तरीय का मतलब हुआ 3 स्तर, यानी कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और ये हो गया ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। उसके बाद आता है जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, और एक आता है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। ठीक है,
तो त्रिस्तरीय में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का प्रबंध जो है बलवंतराय मेहता समिति ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर आता है संविधान, सर्वोच्च स्थान पर आता है संविधान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो कार्यपालिका जो है यह विधान पालिका यानी विधायिका के अधीन कार्य करती है। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखा गया है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत जो है कार्यपालिका को न्यायपालिका के से अलग रखा गया है। ठीक है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखा गया है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 50 के तहत। और कार्यपालिका जो किसके अधीन रहकर कार्य करता है? तो विधायिका के अंतर्गत यानी विधान पालिका के अंतर्गत। अगला है प्रशासनिक प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कोई भी पीड़ित सरकारी कर्मचारी निम्न में से किसके सम्मुख अपील कर सकता है? तो यह जो है आपका कोई भी जैसे विरुद्ध कोई भी पीड़ित सरकारी कर्मचारी किसके विरुद्ध अपील कर सकता है? तो वह है सर्वोच्च न्यायालय की अपील। सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है वह अपील दायर कर सकता है कोई भी पीड़ित सरकारी कर्मचारी। अगला प्रश्न है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? बात राज्य सरकार का है तो राज्य सरकार का जो वकील होता है, राज्य सरकार जो वकील होता है वह होता है महाधिवक्ता, महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। ठीक है, और अगर बात केंद्र सरकार का वकील का होता तो वो होता महान्यायवादी। तो यहाँ तो राज्य सरकार की बात हो रही तो राज्य सरकार को परामर्श कौन देगा? एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। अगला प्रश्न है सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख जो होता है वह होता है राज्यपाल, और राज्यपाल के बारे में मैंने पीछे बताया है। अगला भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 245 के तहत प्राथमिकता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है वह पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज प्रणाली से। अगला 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वह 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। ठीक है, अगला है लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचन के लिए होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो अभी पीछे ही मैंने बताया था लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु जो है निर्वाचन के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो अभी जस्ट मैंने पीछे की प्रश्न में इसको बताया है, फिर भी एक बार यहाँ पे कवर करते हैं कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर अगर हम बात करें तो वो होता है ग्राम पंचायत, जो कि बलवंतराय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय प्रणाली के बारे में कहा है ग्राम पंचायत। और ब्लॉक स्तर पर होता है पंचायत समिति, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। और अगर बात करें जिला स्तर पर तो जिला स्तर पर जो होता है वो होता है जिला परिषद। ठीक है, यही त्रिस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत आता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अगला है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था की गई है वह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत। भारत में जो है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है वह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं किस संशोधन से सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए? तो वह है 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति जो है वह आवश्यक है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो वह है वित्त आयोग के द्वारा।
और यहाँ से प्रश्न बनता है कि वित्त आयोग का जो गठन है वह कब हुआ था। तो अगर बात गठन की जाए तो गठन जो है यह 1951 में किया गया था। 1951 में वित्त आयोग का गठन किया गया था। और अगर बात इसके अनुच्छेद से हो कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। और बात यहाँ पे ये भी आ सकता है कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो गठन जो है वह राष्ट्रपति करता है। गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो अभी शायद क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने ये बताया था कि योजना आयोग का गठन जो है वह 15 मार्च 1950 को किया गया था। और इसके स्थान पर जो है नीति आयोग जो है कार्य कर रहा है वर्तमान में नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 से कार्यरत हैं, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो ये कृषि, पुलिस और रक्षा जो है यह सभी राज्य सूची का विषय है। और शिक्षा जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। तो उम्मीद करते हैं ये 50 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।